अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे और हम अपना जो हमारा चैप्टर है इसे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह हो सका तो हम कल इसकी एक शॉर्ट समरी करेंगे, एक शॉर्ट इसकी रिवीजन करेंगे, एक वन शूट का लेक्चर रखेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उर्दू में तवाज़ुन कहा जाता है। इक्विलिब्रियम को उर्दू में क्या कहा जाता है? तवाज़ुन। इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं। आप सब लोगों ने 9th क्लास पढ़ा होगा और आप सब लोगों ने 9th क्लास पढ़ा होगा और आप सब लोगों को पता होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक टच देंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम को बेहतरी से समझें। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स जीरो के बराबर है तो उसमें प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर जाएगा, वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे वो रेस्ट में हो या डायनामिक इक्विलिब्रियम में हरकत कर रहा हो। तो इक्विलिब्रियम अगर कोई भी बॉडी, इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? अभी अगर कोई भी बॉडी, अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो के बराबर नहीं है तो उसमें प्रोड्यूस जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी का अगर फोर्स जीरो नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम इक्विलिब्रियम को समझेंगे। इक्विलिब्रियम हम कहते हैं तमाम फोर्सेस का एक दूसरे को बैलेंस करना। बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम? बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस is called इक्विलिब्रियम। तमाम के तमाम फोर्सेस का एक दूसरे को बैलेंस करना इक्विलिब्रियम कहलाता है। या किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली जीरो के बराबर हो वो इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगा। अगर किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, वो इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगा, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास एक ही टर्मिनोलॉजी है। जितना भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम इक्विलिब्रियम को समझ रहे हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स जीरो के बराबर है तो उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स जीरो के बराबर नहीं है तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा, वो एक्सेलरेट कर जाएगा, वो डेसेलरेट कर जाएगा। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स का नेट जीरो के बराबर नहीं है तो बैलेंसिंग ऑफ द ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत को अचीव करने के लिए जितने भी फोर्सेस है उन सब का जीरो होना लाजमी है, जितने भी फोर्सेस है उन सब का जीरो होना लाजमी है। बॉडी का एक्सेलरेशन का जीरो होना लाजमी है। अगर बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं कहलाएगा। अगर बॉडी डेसेलरेट कर जाएगा वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं कहलाएगा। तो बॉडी का एक कंडीशन सेटिस्फाई होना लाजमी है। बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का नेट जीरो के बराबर होना लाजमी है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर नेट फोर्स जीरो के बराबर होगा तो बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन हमेशा जीरो के बराबर होगा। बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, बॉडी कभी भी डेसेलरेट नहीं कर पाएगा। तो फोर्स अगर जीरो के बराबर है तो एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हर हालत में होगा। तो इक्विलिब्रियम आप कहो कि बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस को कहते हैं या इक्विलिब्रियम हम एक्सेलरेशन के जीरो को कहते हैं। अगर किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है। एक तो हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में इक्विलिब्रियम अचीव कर ले तो उसकी इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। तो रेस्ट की हालत में इक्विलिब्रियम अचीव को क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन हरकत में इक्विलिब्रियम को अचीव करने को क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में इक्विलिब्रियम की हालत में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर कोई भी हमारे पास
कोई भी हमारे पास टेबल है और उस पर पड़ा हुआ एक मार्कर है और ये मार्कर हमारे पास रेस्ट में है, तो ये किस इक्विलिब्रियम में है, ये हमारे पास किस इक्विलिब्रियम में है, ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसका जो नॉर्मल है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। उसका जो वेट है, उसका जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और उसका जो नॉर्मल है ये अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो वेट और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे और इसकी बैलेंसिंग की वजह से इस पे नेट एक्टिंग फोर्स 0 है, इसलिए इसका जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन है ये हमेशा 0 के बराबर है। अगर आप उसको छोड़ो जी, ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसकी भी एग्जांपल ले सकते हो। अभी ये रेस्ट की हालत में है क्योंकि इस पे लगने वाली फोर्सेस की जितने भी फोर्सेस की सम है, जितने भी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ये 0 के बराबर है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी हरकत कर रहा है और हरकत के दौरान उसकी वेलोसिटी में कोई भी तब्दीली नहीं आ रहा है तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हरकत में बॉडी का इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, मतलब कोई भी बॉडी हरकत करे और हरकत के दौरान उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन 0 हो तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर इसकी एग्जांपल आप समझना चाहते हो तो एरोप्लेन इसकी बेस्ट एग्जांपल है, एरोप्लेन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास एरोप्लेन है। हम इसे आगे डिटेल में करेंगे कि एरोप्लेन पे कितनी फोर्सेस एक्ट करती है, क्या क्या करती है। तो इक्विलिब्रियम को समझना रियली बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम की टाइप समझना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइप मैंने आप लोगों को बताया, अभी हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं, उसके बाद हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और लास्ट में हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम करेंगे। तो अगर कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में है, अगर किसी भी बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 के बराबर है और उसका जो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन है वो भी 0 के बराबर है, क्योंकि नेट फोर्स जब भी 0 होता है तो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 के बराबर है तो उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। अगर ये दोनों 0 के बराबर होंगे तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो लीनियर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वो रेस्ट में हो या मोशन में हो वो लीनियर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और लीनियर इक्विलिब्रियम के दौरान जो इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है, लीनियर इक्विलिब्रियम को जो नाम दिया जाता है वो हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है, इस इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के दौरान बॉडी की जितने भी फोर्सेस उस पे एक्ट करे उन सब के एक्स कंपोनेंट का जो सम है वो 0 के बराबर होगा और बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब की वाई कंपोनेंट का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। और बॉडी अगर फोर्सेस हमारे पास स्पेस में लग रही है तो बॉडी पे लगने वाली जितने भी फोर्सेस का जो जी कंपोनेंट है वो भी 0 के बराबर होगा। तो बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, बॉडी एक्सेलरेट कभी भी नहीं कर पाएगा। तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और इसी को कहते हैं जब भी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसको ही कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जब भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो तो इसकी जो इक्विलिब्रियम है इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, हमारे पास जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये हमारे पास क्या कहलाता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 के बराबर है तो उसमें प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, यानी उसकी जितने भी फोर्सेस का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 के बराबर है, जितने भी फोर्सेस का जो वाई कंपोनेंट है उन सब का सम 0 के बराबर है, और जितने भी हमारे पास जी कंपोनेंट्स है उन सब का सम 0 के बराबर है। और ये सिंबल जो हमारे पास है, ये जो सिंबल हमारे पास है ये सम को शो करता है, ये सिंबल हमारे पास सम को शो करता है, ये सिंबल हमारे पास सम को शो करता है। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बॉडी का जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में एंगुलर मोशन में यूज करेंगे। अभी हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पे और इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन है, इसकी एग्जांपल्स हम करते हैं।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एरोप्लेन है। एरोप्लेन जो हमारे पास मूव कर रहा है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन एरोप्लेन डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी वो किस इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एरोप्लेन कोई रोटेशन शो नहीं करता, वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है। जितने भी लीनियर परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, उनके लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो एरोप्लेन हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। एरोप्लेन जब भी हरकत करता है तो जब भी वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है, तो जब वो टेक ऑफ करता है तो जब भी एरोप्लेन की बात की जाएगी, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल की बात किया जाए तो एरोप्लेन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एरोप्लेन हमारे पास क्या है, एरोप्लेन हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्योंकि एरोप्लेन हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है। एरोप्लेन हमारे पास मूव करता है, वो रेस्ट की हालत में नहीं है, तो रेस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर एरोप्लेन की बात किया जाए तो एरोप्लेन जब क्या करता है, टेक ऑफ करता है, तो ऊपर की जानिब उस पर कौन सा फोर्स लगता है, अपलिफ्ट, और नीचे की जानिब उसका वेट लग रहा होता है। और वेट फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी बॉडी पे अर्थ जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अपनी सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट करने के लिए, ये उसका वेट कहलाता है। वेट एक फोर्स है, जैसे हम आगे मैकेनिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड से यानी एयर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसे अपोजिट साइड में, जिस डायरेक्शन में वो हरकत कर रही है, उसे अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ता है, वो हमारे पास ड्रैग फोर्स है। और आगे उस पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, इंजन फोर्स लगा रहा होगा। और जो इंजन का फोर्स है वो हमारे पास क्या है, थ्रस्ट फोर्स। इंजन का जो फोर्स है हमारे पास थ्रस्ट फोर्स, तो आगे उस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स। आगे उस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स। तो ये जितने भी फोर्सेस है जब ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो बॉडी हमारे पास, जो हमारे पास एरोप्लेन है, जितने भी ये फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो एरोप्लेन हमारे पास जो है, जो एरोप्लेन हमारे पास है बोलेगा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वेट हमारे पास, वेट और अपलिफ्ट फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अगर थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स को देखा जाए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो नेट फोर्स ये एरोप्लेन पे लगने वाला 0 होगा, तो एरोप्लेन में प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। तो वो एक ही स्पीड से मूव करता जाएगा, और वो एक ही स्पीड से मूव करता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी कमी, इसकी वेलोसिटी में किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो एरोप्लेन का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एरोप्लेन किस इक्विलिब्रियम में होगा, वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो 100% श्योर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल एरोप्लेन वाला। तो अगर जब भी दो फोर्सेस अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे और दो फोर्सेस हमारे पास, जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एक दूसरे को वो कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को वो बैलेंस कर देंगे, वो एक दूसरे को वेनिश कर देंगे, वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगा। दूसरा हम कंडीशन कर लेते हैं। दूसरी हम क्या करते हैं, अगर न्यूटन की सेकंड लॉ को हम थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में स्टडी करना चाहे, मॉडिफाइड में स्टडी करें, ताकि हम क्या करें, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को अच्छे से ग्रिप कर सके, उसको अच्छे से समझ सके। तो हम क्या, किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क 0 के बराबर है, तो उस बॉडी का जो अल्फा है यानी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 के बराबर होगा। उसमें प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। अगर कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उस पे लगने वाली तमाम टॉर्क्स का सम 0 के बराबर है, तो उसका जो अल्फा है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 के बराबर होगा। ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ हम इसे कह सकते हैं एंगुलर मोशन। तो अगर अल्फा 0 के बराबर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा, तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क 0 के बराबर है, उसकी प्रोड्यूस्ड अल्फा यानी उसकी प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा।
बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जब भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा इसी को कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 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 सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क 0 के बराबर होगा तो उसमें प्रोड्यूस अल्फा हमेशा 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। बॉडी का जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई होगा, वो अचीव हो चुका होगा। बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर लेगा, वो उसको अचीव कर लेगा। तो बॉडी का जो जब भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो बॉडी का कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तो बॉडी पे जितने भी बॉडी पे लगने वाली टॉर्क्स है इन सब का सम जो हमारे पास है ये 0 के बराबर होगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है स्पेस में। तो बॉडी पे बॉडी के जितने भी टॉर्क्स है उन सब के एक्स कंपोनेंट का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। बॉडी के जितने भी टॉर्क्स है उन सब की वाई कंपोनेंट का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। बॉडी के टॉर्क के जितने भी जी कंपोनेंट्स है इन सब का सम 0 के बराबर होगा। तो बॉडी में प्रोड्यूस्ड अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। जब बॉडी में प्रोड्यूस्ड एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा तो बॉडी का जो कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगा, तो बॉडी का जो कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो अचीव कर लेगा। बॉडी का कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल अगर बात करें, इसकी एग्जांपल्स की बात किया जाए तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास इसकी बेहतरीन एग्जांपल सीसा है। अगर मैं एक सीसा ड्रा कर लूँ, मैं अच्छे से मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक चाइल्ड बिठा लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा चाइल्ड बिठा लेता हूँ, अगर 2 चाइल्ड्स बिठा लेता हूँ तो यहाँ पे ये चाइल्ड जो फोर्स लगा रहा होगा इसके फोर्स से जो पास हो रहा होगा ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और दरमियान का जो पॉइंट है इसे हम लोगों ने पढ़ा है पहले से, ये पाइवोट कहलाता है। और पाइवोट से जो लाइन पास होती है इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दिया जाता है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और ये भी फोर्स लगा रहा होगा तो इसकी फोर्स से जो लाइन पास होगा ये भी हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा, अब यहाँ से लेकर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक से लेकर इस पाइवोट तक का जो डिस्टेंस है ये मोमेंट आर्म है इसका, और इस पाइवोट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसका मोमेंट आर्म है। और अगर ये बॉडी टॉर्क लगाएगा तो ये बॉडी ऊपर की जाने मूव करेगा, ये जब इस पे फोर्स लगाएगा ये इस पे ऊपर की जाने टॉर्क लगेगा तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। अगर ये इस पे टॉर्क लगाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये अगर जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी फोर्स लगाने की वजह से ये जो हमारे पास चाइल्ड है ये अपवर्ड मूव करेगा। तो क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये इस पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, ये इस पे पॉजिटिव टॉर्क्स लगा रहा है और ये इस पे नेगेटिव टॉर्क्स लगा रहा है। अगर दोनों के टॉर्क्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के टॉर्क्स की डायरेक्शन अपोजिट है, राइट हैंड रूल के थ्रू आप देख सकते हो दोनों के टॉर्क्स की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की टॉर्क्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों अगर एक ही टॉर्क लगाए, एक ही मैग्नीट्यूड की टॉर्क लगा रहे होंगे तो ये सीसा बैलेंस हो जाएगा। और इस बैलेंस सीसा का जो एग्जांपल है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क्स है उनको पॉजिटिव लिया जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क भी कहा जाता है, और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाएगा। और पॉजिटिव जितने भी हमारे पास 5 न्यूटन मीटर टॉर्क पॉजिटिव के होंगे, अगर 5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा होगा, अगर ये हमारे पास 5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा होगा और वो हमारे पास 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा कि 5 + -5 हमारे पास 0 के बराबर होगा। यानी जब टॉर्क्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो बॉडी जिस हालत में है, सीसा जिस हालत में है वो उस हालत में होगा और इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव होगा। और कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? सेकंड कंडीशन
ऑफ इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो सीसा इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सीसा जब बैलेंस्ड हो जाएगा, सीसा पे लगने वाली टॉर्क की मैग्नीट्यूड सेम होगा, सीसा पे लगने वाली टॉर्क की मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो सीसा बैलेंस हो जाएगा। और ये जो बैलेंस सीसा है ये हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है? सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाता है। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ऐसे करना है, ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई भी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्सेस की किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का जो नेट है, जो सम है, वो जीरो के बराबर है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा वो ट्रांसलेशनल, क्योंकि उसमें प्रोड्यूस्ड लीनियर एक्सप्रेशन जीरो होगा। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क्स का जो सम है ये जीरो के बराबर है, तो इसमें प्रोड्यूस्ड अल्फा जो हमारे पास है ये जीरो के बराबर होगा। और बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और ये हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर बॉडी की दोनों इक्विलिब्रियम क्या होंगे? अचीव होंगे। बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क भी जीरो हो, नेट हमारे पास फोर्स भी जीरो हो, तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर किसी भी बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव हो, तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर किसी भी बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव हो, तो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी बॉडी को, अगर कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होना चाहता है, अगर किसी भी बॉडी को आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहना चाहते हो, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि बॉडी का नेट फोर्स भी जीरो हो और उस पे लगने वाली नेट टॉर्क्स भी जीरो हो, तब जाके बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए होने के लिए, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट टॉर्क्स का जीरो होना लाजमी है, नेट फोर्स का जीरो होना लाजमी है, और बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना लाजमी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना लाजमी है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का होना लाजमी है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का होना लाजमी, तब जाके बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो इक्विलिब्रियम का टॉपिक यहाँ पे हमारे पास एंड होता है। आज का जो जितना भी टॉपिक था इतना ही था, और इस आज के टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीटली इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। ये वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को इसका वन शॉट रिवीजन करवा लेता हूँ इस चैप्टर का, और इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ कि इसे कैसे कवर करना है, किस किस चीज़ को कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज की चांसेस है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक, ये टॉपिक हमारे पास आज लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम एक वन शूट लेक्चर रखेंगे जिसमें वेक्टर अलजेब्रा को एक शूट में हम क्या करेंगे, कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा में जितने भी हम टॉपिक्स कर चुके हैं इन सबको हम एक शूट में कवर करेंगे। इसके बाद हम मैकेनिक्स अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। थैंक यू।